स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 101% पक्का यही आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट 70 में से 70 लेकर आना चाहते हैं भूगोल जियोग्राफी में, आज की इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरी सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। यानी कौन सा एक ऐसा समुदाय है जो दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक समुदाय है। ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जियोग्राफी का अभी तक जो भी कंप्लीट किया है यानी पढ़ाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे बताने से पहले आप इसका आंसर एक नोट कर लीजिए कॉपी में, लास्ट में पूरे का बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं तो 50 गुणे जिससे आपका मान लीजिए 40 सही है, तो इस तरह से आप बताइएगा ताकि क्या है एक प्रकार से पूरा कमेंट ना बढ़ पाए। जैसे एक एक करेंगे कमेंट तो बहुत उसमें टाइम लगेगा और क्या है सारे कमेंट को हम पढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह से बताएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो अपना टेस्ट जरूर दे सकते हैं हमारे बताने से पहले आंसर। तो पहला जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो समुदाय है सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है हिंदू समुदाय से। जैसे हिंदू जो हमारा है, हिंदू समुदाय से दूसरे नंबर पर मुस्लिम आता है, फिर सिख और बौद्ध आता है। तो पहले का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी निम्न में से यही चारों विकल्प में से आपको बताना है, बाहरी किसी का भी नहीं बताना है। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, आपको जो बताना है ये ऑप्शंस के थ्रू ही बताना है, बाहरी आपको नहीं बताना है। बाहरी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है भारत का राज्य, लेकिन हमें ये विकल्प के थ्रू बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। यानी 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो सबसे कम नगरीय है, इन्हीं विकल्प के थ्रू बताना है। यहाँ पर सिक्किम नहीं है, नहीं तो सिक्किम आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिक्किम के अलावा भी हमें बताना है। तो इनमें से आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीसरे का सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिक्किम होता ऑप्शंस तो हम सिक्किम पर टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ऑप्शंस के बाहर हमें नहीं जाना है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, 1865 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1892 ईस्वी में। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। समझ में आ गया। याद रखिएगा भारत का पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, स्वतंत्र का 1951। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी की दृष्टि से हम हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट का हम महामैराथन महातांडव क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 1.5 घंटे से 2 घंटे का इंपॉर्टेंट वीडियो यानी पूरे बुक का निचोड़ बता रहे हैं। आप लोगों को जियोग्राफी पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो उस पर भी वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। फिलहाल नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र का हमने महातांडव क्लास वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को वृहत तौर पर, यहाँ पर देखिए भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं वृहत तौर पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये आपको बताना है। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है, यानी जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपको क्या है किसी का भी गलत लग रहा है तो उसका क्या करिएगा कमेंट में बताइएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है लिंक, क्या है डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम आपको आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए फॉलो कीजिए और वहाँ पर वीडियो जरूर हमें ये क्या है, ये इसमें किसी भी विकल्प यानी क्वेश्चंस का विकल्प आपको गलत लग रहा है तो वीडियो वहाँ पर पेस्ट कीजिए और ये बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चंस का विकल्प ये गलत है। हम उसको रिसर्च करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल जो पांचवा प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। क्या है, ग्रामीण बस्तियों को क्या है कितने वर्गों में, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खनिज नगर है। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन खनिज नगर है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए आपका अम्बाला,
वी आपका डिगबोई, सी कोलकाता या डी चंडीगढ़। तो इन्हीं विकल्प के थ्रू आपका बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो डिगबोई हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से राइट आंसर है। आपके हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। ये जो प्रश्न इसको हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर किया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, आप पुरानी वीडियोज को देखते होंगे जो कि अभी ही अपलोड किया, यानी 2024 की तैयारी के लिए वो भी वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का आपका सी हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा कि सड़क के किनारे जो विकसित मानव बस्तियाँ हैं वो रेखीय प्रकार की होती हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धार्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में विकल्प को देखिए। विकल्प जब आप देखेंगे तब आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि धार्मिक नगर के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि भैया वाराणसी भी धार्मिक नगर है, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है तो आपको पता ही है, प्रयागराज भी। तो यानी सारी चीज़ें जो है धार्मिक नगर है, यानी ये तीनों धार्मिक नगर है। तो इनमें से डी कवर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कौन सा राज्य जो है जो कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए आपका पंजाब, बी आपका मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो जो उनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं का पूछा जाता है तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे को हम कवर करेंगे जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये जो हमने प्रश्न बताया था इनमें से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया था, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो एक प्रकार से राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ए आपका रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली या डी गन्ना। तो इनमें से बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आपका डी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, जो कि क्या है फसल नहीं बोई जाती है। यहाँ पर जो शुष्क कृषि है इसमें ये फसल नहीं बोई जाती है, गन्ना। इनमें से आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए 8 ही प्रश्न आपका ज्योग्राफी में पूछा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही 8 प्रश्न आपको क्या है पूरे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने पर विवश कर देती है। तो 8 नंबर जो मतलब जो 8 क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका आंसर आपको सही सही देना है बोर्ड एग्जाम में। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ए अजैव संसाधन, बी अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या जैव संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो जल किस प्रकार का संसाधन है, तो 12 का आपका डी हो जाएगा, चक्रीय संसाधन हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हमने काफ़ी बार कवर किया है अपनी वीडियोज में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारा, यदि आपने हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि हमने 3 टाइप के उसमें क्वेश्चंस बताए हैं, एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जरूर जाकर आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि यदि आप उसको ही पढ़ लेते हैं, यानी अभी तक जो भी स्टूडेंट ने कुछ भी तैयारी नहीं किया जियोग्राफी में और वो टॉपिक वाला वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं और उसके बताए गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ जियोग्राफी में आपको 70 में से 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी 70 में से 65 लाने से आपको जियोग्राफी में कोई नहीं रोक सकता जब आप वो सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ए आपका सिंचाई, बी उद्योग, सी घरेलू उपयोग या डी इनमें से नहीं। तो 13 नंबर का आपका ए सिंचाई हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई के सेक्टरों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कृषि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं इसमें सिंचाई से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जल का सबसे क्या एक प्रकार से अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, यहाँ पर देखिए हरियाली एक परियोजना है। 14 नंबर प्रश्न है कि हरियाली एक परियोजना है, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल संभर विकास से संबंधित है ये योजना। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न
सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे और सारे प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी प्रमुख तेल क्षेत्र जो है स्थित है किस राज्य में है। तो इनमें से चारों विकल्प में से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। जो विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं तो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कॉपी में लिखते चले जाइए। हमारे आंसर बताने से पहले ईमानदारी से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पेपर आप ही देने जाएंगे। और देखिए आप लोगों को क्या है, अभी बहुत कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। आपको 5 मार्च का पेपर है 2024 का, तो अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कैसे पढ़ाई करना है, एक महीने में कैसे पढ़ाई करना है। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में एक महीने में बचे हुए दिनों में क्या तैयारी कैसे कर सकें, स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ताकि जो हमारा बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है, तो आपका खनिज तेल हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम से संबंधित, पेट्रोलियम डीजल। तो ये बॉम्बे हाई खनन क्या है, सबसे लिए प्रसिद्ध है। तो यानी 16 का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जल है, ताप है, सौर है, पवन ऊर्जा है। तो 17 का आपका जो विकल्प हो जाएगा वी हो जाएगा, ताप हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी 17 का वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा तारापुर। इस प्रश्न को हमने काफ़ी बार बताया है और नोट कर लीजिए, बार बार ये आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने भी प्रश्न बताता हूँ फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर इंदिरा गांधी नहर जो कमान है नहर जाती है, वो आपका राजस्थान हो जाएगा। यानी 19 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का जो सही विकल्प है वो आपका ये हो जाएगा। देखिए, और आप लोग क्या है सारे प्रश्नों को आप देखते नहीं, ऐसे ही पढ़ने में लग जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पर आप पेपर को 15 मिनट पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप क्या है प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, फिर आपका वह क्या है वहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है आप वहाँ पर गलत लिख देंगे। मान लीजिए कि ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न का उत्तर आपने इसमें लिख दिया, इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न का उत्तर आपने उसमें लिख दिया, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा और वहाँ पर नंबर भी आपका कट सकता है। आपने सही उत्तर दिया है लेकिन क्या है वहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपने दूसरे वाले में दे दिया है और दूसरे का आपने इसमें दे दिया है। समझ में आ गया। 20 नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने किस योजना उपागम को प्रस्तुत किया था। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लक्ष्य और लक्ष्य समूह दोनों में से राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, सिंचाई आयोग ने डॉट डॉट देखिए इसमें राइट आंसर हो आएगा। सिंचाई आयोग ने यहाँ पर देखिए आयोग में सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया किस सन में किया था, ये आपको बताना है। तो वो आपका 1972 हो जाएगा इनमें से सी। तो यहाँ पर मैं 1972 लिख देता हूँ। अब देखिए इसका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। सिंचाई आयोग ने 1972 में सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया था। समझ में आ गया, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 22 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है ये आपको बताना है। ए आपका दिल्ली, बी आपका यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, ए आपका दिल्ली तीनों कोलकाता मुंबई, वी दिल्ली बेंगलुरु, यहाँ पे देखो बेंगलुरु कोलकाता मुंबई, या सी जयपुर पुणे चेन्नई कोलकाता, या डी इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों में से राइट आंसर कोई नहीं है। तो इनमें से जो 22 नंबर प्रश्न है 22 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई को जोड़ती है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। इसको भी हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में बता रखा हूँ, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो वो आपका 1923 हो जाएगा। यानी जो आपका 23 नंबर प्रश्न है 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा पतन पश्चिमी तट का नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा जो पतन है वो पश्चिमी तट का नहीं है? यहाँ पर आपका 4 विकल्प है, इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट में नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर आकर बता सकते हैं, लेकिन वीडियो के साथ में आइएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो 24 का आपका ए हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा इनमें से राइट आंसर। आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या व्यापार कहलाता है? जो दो देशों के बीच यानी एक देश से दूसरे देशों में जो व्यापार होता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इनमें से आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही, ना कि जो राज्य की बात हो रही है, यहाँ पर दो देशों के बीच यानी दो कंट्री के बीच में बात हो रही है, चाहे वो जो कंट्री हो जाए, अमेरिका हो जाए, रूस हो जाए, ईरान हो जाए, इराक हो जाए, चाहे जो भी श्रीलंका हो जाए, नेपाल हो जाए, कि जो दो देशों के बीच में जो व्यापार कहलाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। समझ में आ गया? तो 25 का आपका सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, ये देखिए 26 नंबर कि निम्नांकित पतनों में कौन सा प्राकृतिक पतन नहीं है? यानी निम्नांकित पतनों में से कौन सा प्राकृतिक पतन नहीं है? तो इनमें से आपका 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक पतन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि यही सब प्रश्न आएगा आपके बुक और आपके क्वेश्चंस बैंक के अलावा कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप पेपर देकर आएंगे, क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो आपको बुक या क्वेश्चन बैंक में आपको आसानी से मिलते चले जाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर था, इस चैप्टर से लिया गया था। तो सारे को आपको तैयार कर लेना है। फिलहाल जो 27 नंबर प्रश्न इसका सी राइट आंसर हो जाएगा यमुना। 28 नंबर प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? ए आपका मध्य प्रदेश, वी बिहार, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है इससे जुड़ा नहीं है ये प्रदेश। उसके बाद में 29 नंबर है शोर, यहाँ पर देखिए शोर एक धीमी गति वाला मृत्युदंड है, ये मत किसका है? यहाँ पर देखिए 4 आपके पास विकल्प है, इनमें से आपका ए हो जाएगा डॉक्टर वर्नुशुडनसन। यहाँ पर देखिए डॉक्टर वर्नुडसंस का, इनमें से देखिए डॉक्टर वर्नुडसंस का, देखिए पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को भी, तो यहाँ पर देखिए इनमें से राइट आंसर है। इन लोगों का नाम ही अजीब होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी? तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या है बुक में कहीं और बता रहा है और उसके बाद में हमने सर्च किया गूगल पर तो इसका भी राइट आंसर कहीं और बता रहा था। बुक के हिसाब से जो राइट आंसर बता रहा था वो आपका सी बता रहा था 7 जुलाई 2016 के हिसाब से, लेकिन जो हमने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर 2014 बता रहा था, 2014 यानी 7 जुलाई 2014। तो इनमें से राइट आंसर दोनों में से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट में आप लोग हमें इसका सही आंसर बताइए, क्योंकि गूगल पर भी वहाँ पर क्या है अलग दिखा रहा था और इसके बाद में हमने बुक के हिसाब से देखा तो ये भी अलग बता रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि आपकी जियोग्राफी में 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर के आपकी जियोग्राफी में पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? भारत में विश्व की कितने बड़ी जनसंख्या निवास करते हैं? तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है सिर्फ भारत में। विश्व की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल की, तो भारत में ही सिर्फ 17.5% निवास करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है भारत की प्रमुख यहाँ पर देखिए जनांकीय विशेषताएं बताइए। भारत की प्रमुख जो जनांकीय विशेषताएं वो इस तरह से हैं: आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना आदि। ये भारत के प्रमुख जनांकीय क्या है विशेषताएं हैं, जो कि इस तरह से हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए तीसरा है मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है? जो मानव बस्ती है इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार और आकार के घरों के संकुल से है, यानी किसी भी प्रकार
व और आकार के घरों के संकुल से है जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें क्या है लोग रहते हैं, इसी से ये संबंधित है। तो तीसरे का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए 2-2 नंबर का होता है तो ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आप लोगों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है, जितना पूछा गया उतना ही लिखिएगा। और आपका जियोग्राफी है तो 30 नंबर तो एक प्रकार से स्कूल से मिल जाता है, तो उससे हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें 70 नंबर से मतलब है। 70 नंबर जो हमारा है इसे हमें पाना है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के 2 औद्योगिक नगरों का उदाहरण दीजिए। जो 2 औद्योगिक नगर हैं, सबसे पहला आपका मुंबई हो जाएगा, दूसरा जमशेदपुर। ये 2 क्या है औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर। 5वां प्रश्न क्या है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। इनमें से कुछ आंसर हमने काफ़ी बार हमने क्या है क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है जियोग्राफी का वीडियो तो जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो 5वां प्रश्न पूछा गया कि शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको अंतर बताना है कि इन दिनों में अंतर क्या है, इन दोनों में एक प्रकार से क्या मूल रूप से अंतर है। तो यहाँ पर देखिए समानता 75 सेंटीमीटर, समानता 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क भूमि तथा इससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित ब्रैकेट में देखिए वर्षाधीन कृषि की जाती है। समझ में आ गया। तो 5वां प्रश्न था, इसको भी हमने बता दिया है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के 2 जूट उत्पादक, यहाँ पर देखिए जूट उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। ये आपका पश्चिम बंगाल तथा दूसरा है असम। नाम रखिएगा बहुत ही ज़्यादा, देखिए 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, भारत में देखिए भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो नहर तथा नलकूप, नहर तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं, इंडिया की बात हो रही है। 8वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जो वर्षा जल संग्रहण है इनकी कोई हमें 2 विधियों के बारे में बताना है। तो सबसे पहला आपका जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा सर्विस कूप, जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा जो है सर्विस कूप है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सारे प्रश्नों को हम बता रहे हैं और भी मैं इंपॉर्टेंट और एक मैं महातांडव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। तो कमेंट करेंगे तो वो वीडियो जल्द ही आ जाएगा और आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है, देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 97%, यहाँ पर देखिए देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 97% भाग कहाँ पाया जाता है। 97% जो भाग कहाँ पाया जाता है, आंसर देखिए देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 97% भाग क्या है, सोन महानदी गोदावरी, यहाँ पर देखिए सोन महानदी गोदावरी तथा दामोदर नदियों की घाटियों में पाया जाता है। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला है आपका मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, दूसरा है सिंहभूम जो कि झारखंड में है। ये 2 लौह अयस्क उत्पादक क्या क्षेत्र हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है था। जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या था, हमें ये बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। आंसर देखिए क्या है, सूखा संभावी, यहाँ पर देखिए ये भा है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभावी को कम करने के लिए उत्पादक के साधनों को विकसित करना और सूखा के संभावित क्षेत्रों में, यहाँ पर देखिए संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। साधनों को विकसित करना और सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। ये सूखा संभावित क्षेत्र का एक प्रकार से पूरा स्वरूप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 11 इंपॉर्टेंट आदि लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं आंसर के साथ में, और 30 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं जो आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियोग्राफी के जिन भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया है और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।